नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कटी घाटी के निकट एक लंगूर पेड़ से गिरकर घायल हो गया, जिसे रेस्क्यू करने कोई नहीं आया। वन विभाग और नगर परिषद को इसकी सूचना दी गई। दोनों विभागों के अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालते रहे और उधर सड़क पर पड़ा लंगूर तड़पता रहा। लंगूर के घायल होने की सूचना लोगों ने सबसे पहले कलेक्ट्रेट के कंट्रोल रूम नंबर 0144233800 पर दी। इस कंट्रोल रूम के कर्मचारी ने नगर परिषद कमिश्नर और वन विभाग के अधिकारी शैलेंद्र को इसकी सूचना दी। नगर परिषद कमिश्नर मनीष कुमार ने कंट्रोल रूम के कर्मचारी को जवाब दिया कि वे पशुओं का रेस्क्यू करते हैं, वन्य जीवों का नहीं कर सकते। इसके बाद वन विभाग के कर्मचारी शैलेंद्र कुमार को सूचना दी। उनका जवाब था कि यह ग्राम पंचायत का मामला है। इस तरह दोनों विभागों ने टरका दिया। इसके बाद कंट्रोल रूम का कोई मैसेज आगे नहीं बढ़ा। आमजन के द्वारा ही लंगूर को बचाने के कुछ प्रयास किए। वन्य जीवों को रेस्क्यू करने वाले विवेक जायसवाल ने बताया कि लंगूर और बंदर को आमजन रेस्क्यू नहीं कर पाता है क्योंकि उनके पास कोई उपकरण नहीं होते हैं। लेकिन दोनों विभागों को सूचना देने के बाद भी कोई रेस्क्यू करने नहीं आया। आखिरकार उमरैन बीडीओ को इसकी सूचना दी गई। उन्होंने तड़पते हुए लंगूर को रेस्क्यू कराने की तैयारी की। भरतपुर जिले के गोपालगढ़ में पिता और बेटे ने मिलकर दूसरे भाई को लाठियों से पीट दिया, जिससे उसका सिर फूट गया। गंभीर हालत में घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। अस्पताल में भर्ती घायल आमीन ने कहा कि वे 4 भाई हैं, एक उससे बड़ा है और 2 छोटे हैं। इन सब ने मिलकर उसे पीटा है। उसने पिता उमर मोहम्मद से कहा था कि उसे भी कुछ काम धंधा करवा दे ताकि वह भी कमाना शुरू कर सके। इस बात से नाराज होकर भाई और पिता ने उसे लाठियों से पीटकर उसका सिर फोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल होने पर उसे अलवर अस्पताल लाया गया है। उसने बताया कि वह बीच बीच में गुरुग्राम जाकर मजदूरी करता है, लेकिन परिवार में उसे कुछ नहीं मिलता। घायल ने बताया कि यह शुक्रवार रात की घटना है। अब वह पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता है। वह चाहता है कि उसे उसका हक दिलाया जाए। नहीं निकलते पैसे। मैं नहीं डोर रहा था, भूखा पिसा है 3-4 दिन से। ऐसे से आ रहे थे, ऐसे डोर रहे, छाती के सामने निकल रहे, मेरे आम आ रहे जा रहे। अड़ोसी पड़ोसी की रोटी खा रहा था मैं। कब तक खाऊंगा? अड़ोसी पड़ोसी कब तक खिलाएंगे मुझको? ना तो मुझको दो, मुझको किराया बांट दो, मैं बाहर जाऊं, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ना तो मैं रात करो। किसने लोगों ने हमला किया रात को आपको? रईस है मेरा बड़ा भैया, एक नजर मोहम्मद है, मेरे सन ऑफ उम्मी, मेरे पापा जी। मेरे पापा मरवा रहा मुझको। एक मेरा खतरनाक तो ज्यादा मेरा पापा और मेरा बड़ा भाई खतरनाक। मुझको प्लानिंग बना रहे के मारने के। आज से नहीं, मैं तो मुझको खुदा बचा रहा, के से बचा रहा, कहाँ मुझे नहीं पता, वही साथ दे रहा मेरा। और तो इनने पहले से प्लानिंग बना रखी, इसको मारो, खत्म करो। मेरे घर उजड़वा दिया, मेरी बीवी तलाक दे ली इनने भगवाई, मेरी घरवाली को इनने भी भगवाया। मेरे 4 साल हो गए, 4 साल से मेरी बीवी घर माई के पड़ी है अपने है। मैं इनकी इज्जत में बच रहा हूँ, अपने माँ बाप की इज्जत में, अपने माँ बाप की इज्जत में। ये तो इनने प्लानिंग बना रखी मारने की। मेरे भाई ने पहले से खुनस धर रखी, 3-4 बार झगड़ा हो गया, पहले भी पुलिस लाया मुझको। मेरे पापा भी पहले भी पुलिस लाया मुझको। पहले से बहुत कांड हुए मेरे साथ, बहुत पहले भी बहुत मारा पीटा इनने में। मैं सबर करके गुड़गांव चले गया। मैं ये काम है, कोई मर जाएगा, ये मरेगा, मैं मरूंगा, घर का खोनास हो जाएगा। अब मैं फिर इन प्लानिंग बना के फिर गुड़गांव से वहाँ में देखे, वहाँ में बुला के मैं इनने से कर दिया। मैं दुकान पर जा रहा हूँ, सब कुछ हो रहा। कहाँ इनने उड़ाया चलाया, मेरे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने उल्टा सीधा करके कहा कर दिया मेरा साथ। किस चीज से हमला किया आपको रात को? है जी, किस चीज से हमला किया है? मेरा सरिया से, छुरी चाकू भी है जी, और लाठी भी है। मुझे नहीं पता, मैं तो कह दिया 3 जने, मैं अकेला था। मैं कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में एक 52 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से देशी शराब के करीब 92 पौवे जब्त किए हैं। कोतवाली थाने के पुलिसकर्मी ने बताया कि कोतवाली थाने पर मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि कोलीपाड़ा मोहल्ला शिवलालपुरा निवासी राजेंद्र कोहली कंपनी बाग के पीछे स्थित वंडर मॉल के सामने खाली मैदान में खड़ा होकर अवैध रूप से शराब बेच रहा है। टीम गठित कर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा तो एक व्यक्ति शराब बेचता पाया गया, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया, जिससे
कट्टे में रखी शराब और उसे बेचने के लाइसेंस के संबंध में पूछताछ की गई। इस व्यक्ति के पास लाइसेंस नहीं होना पाया गया, जिस पर पुलिस ने आरोपी को आबकारी एक्ट में गिरफ्तार किया है। अनुसंधान के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। मामला क्या है, कल शाम को श्री लक्ष्मी नारायण जी सब इंस्पेक्टर मेजाब्ता वन सरकारी के सायंकालीन गश्त में गए हुए थे, तो वहाँ श्रीमान सीओ साहब ने सूचना दी थी कि अपने कंपनी गार्डन पीछे वंडर मॉल है, उसके सामने जो मैदान है उसमें कोई शराब बेच रहा है अवैध शराब। तो इत्तला के मुताबिक श्री लक्ष्मी नारायण जी सब इंस्पेक्टर मेजाब्ता के पहुँचे वहाँ, तो एक शख्स को प्लास्टिक के कट्टे में अवैध देसी शराब के कौवे और रखकर बेचते पाया गया। पुलिस जाता को देखकर जैसे वो दौड़ा, तो जाता ने भाई उसको पकड़कर वो नाम पता पूछा, जो कट्टे में जो सामान बारे में पूछा, तो फिर उसने बताया सर इसमें अवैध देसी शराब हो गई। तो लाइसेंस बाबत पूछा तो किस प्रकार कोई अनुज्ञप्ति लाइसेंस वगैरह नहीं होना चाहिए। इससे उसके कट्टे में 92 यानी 92 अवैध देसी शराब और पाए गए। इनको जब्त कर मौके पर मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम का नाम है राजेंद्र सनोब जमनलाल पुल, उम्र 52 साल है और यह है कोलीपाड़ा मौला सोलालपुर वार्ड नंबर 8। बाइक से ससुराल जा रहे दंपति को सामने से आ रहे एक अन्य बाइक चालक ने लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का उपचार जारी है। बाइक चालक हनीफ ने बताया कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाइक से चिरखाना से नगर अपने ससुराल जा रहा था। गोविंदगढ़ के नजदीक सामने से आ रहे बाइक चालक ने तेजी और अनियंत्रित गति से बाइक चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें चारों घायल हो गए। वहीं अन्य बाइक चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। मैं ससुराल जा रहा था, पीछे से बाइक ने सामने से टक्कर मारी, तो आग में सामने बाइक लापरवाही से। कहाँ की घटना है ये? गोविंदगढ़। तो कौन सी जगह से कहाँ पे जा रहे हैं? ये चिरखाना से नगर जा रहे थे, हाँ ससुराल जा रहे थे। तो ये घटना कहाँ पे हुई है? ये गोविंदगढ़ में हुई। गोविंदगढ़ कहाँ पे? गोविंदगढ़ से जस्ट 2 कदम पहले। कितने लोग घायल हुए? ये 2 बच्चे ज्यादा घायल हुए हैं। क्या क्या नाम है? एक तौहीद है, एक तस्लीम। तो कहाँ भर्ती कराया था इनको? ये गोविंदगढ़ के भर्ती कराए, वहाँ से फिर रेफर करवाए अलवर के लिए। हाँ। बाइक पर कितने जने थे आप? बाइक पर हम 4 जने थे। 4 जने। हाँ, 2 बच्चे एक घरवाली थी। तो बाइक ने आज सामने टक्कर मारी है? हाँ, तो कहीं फरार हो गया? हाँ वो फरार हो गया। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में देवर पर भाभी ने बेलन से हमला कर दिया, जिससे उसके सर में गंभीर चोट लगी है, जिसे परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल विष्णु ने बताया कि परिवार के सदस्यों के लिए नाश्ता लेकर घर पहुंचा था, जहां उसकी भाभी ने उससे कहा कि चप्पल खोल दो फिर अंदर आना, लेकिन उसने चप्पल नहीं खोली, जिससे विवाद खड़ा हो गया और भाभी ने उसकी बेलन से पिटाई बना दी, जिससे उसके सर में गंभीर चोटें लगी हैं। वहीं भाभी अपने देवर विष्णु पर दुष्कर्म का आरोप भी लगा रही है। फिलहाल पीड़ित ने शिवाजी पार्क पुलिस को सूचना दी है। पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। शिवाजी पार्क का सर, मैं टेम्पो चलाता हूँ सर। मैं टेम्पो चला के आया था, घर पे मैं नाश्ता लेके गया था। मैं सर रोटी खाने के लिए गया था, भाभी ने कही थी चप्पल खोल दे, मैंने बाद में खोल दूंगा। मैं सर पहले तो मेरा सब्जी की फेंक के मारी थी मुंह पे, और सर पे लपड़ झपड़ करे थे मेरे, और सर मेरे को बेलन की मार के सर मैंने पुलिस की सहायता मांगी, तो सर मेरे नाम रेप का केस लगा दिया। सर पुलिस, मैंने कुछ नहीं करा सर, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने रेप कुछ नहीं करा सर मेरे झूठे नाम लगा सर। बेलन से हमला किया? हाँ सर, मेरे माँ बाप भी इसके साइड है, ठीक है, मेरा कोई भी नहीं है, मेरा बड़ा भाई है, मेरा सपोर्ट दे रहा है। सर पुलिस, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दो। बिपरजॉय चक्रवर्ती तूफान को देखते हुए बांसुर पंचायत समिति सभागार में एसडीएम राहुल सैनी ने आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में पटवारी, सरपंच, सचिव और जनप्रतिनिधियों से बिपरजॉय तूफान को देखते हुए सभी ग्राम पंचायतों में अलर्ट रहने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उपखंड अधिकारी राहुल सैनी ने बताया कि बिपरजॉय चक्रवर्ती तूफान से कोई हानि, जनहानि नहीं हो, इसको लेकर शनिवार को पटवारियों, जनप्रतिनिधि तथा सरपंच सचिवों की आपातकालीन बैठक बुलाई है। इसके साथ ही बैठक में पेंशनधारियों की पेंशन सत्यापन को लेकर भी कहा गया है।
खेल मैदानों के डेवलपमेंट के लिए राजीव गांधी ग्रामीण तथा शहरी ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं। इसके लिए भी खेल मैदानों की तारबंदी करवाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं सरकार की ओर से चलाए जा रहे महंगाई राहत शिविरों को लेकर भी वे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके, उसके लिए भी लोगों को प्रोत्साहित करने में लगे हैं। आज हमारे यहाँ पर बिपरजॉय चक्रवाती तूफान को लेके हमने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सरपंच साहब, इसके अलावा हमारे ब्लॉक लेवल के सभी अधिकारी, सेक्रेटरीज, पटवारी, इन सबको हमने मीटिंग में बुलाया था और उनको हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बिपरजॉय के जो इफेक्ट्स हैं उनसे बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है, उसके लिए हम लोगों ने डायरेक्शन दिए हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप लोगों के माध्यम से प्रचार प्रसार हो और लोगों को ये पता हो कि किस तरह से वो तूफान की भयावहता से और प्रभाव से किस तरह से बचाव कर सकते हैं। तो उसके तैयारियों के लिए हमने ये बैठक ली थी। इसके अलावा और हमारे 2-3 एजेंडा थे, जिसमें हमारे जो पेंशन सत्यापन से शेष जो पेंशनधारी हैं उनके पेंशन सत्यापन करने के लिए, इसके अलावा हमारे अभी जो प्रोजेक्ट गुरुकुल हमने स्टार्ट किया है एजुकेशन सेक्टर के लिए, उसके अंतर्गत क्या तैयारियां हैं और क्या तैयारियों में हमारे जनप्रतिनिधियों का सहयोग हो सकता है, उसके लिए हमने डायरेक्शन दिए हैं और रिक्वेस्ट की है हमारे जनप्रतिनिधियों से। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खेल मैदानों के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अभी हमारे राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी खेल ओलंपिक स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके डेवलपमेंट के लिए हम लोग इस बैठक में हमने डायरेक्शन दिए हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे अच्छे ओलंपिक्स हम आयोजित कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त हमने हमारे महंगाई राहत शिविर चल रहे हैं, उसकी तैयारियां और उसमें जो हमारी प्रोग्रेस है उसका इवैल्यूएशन किया है और उसमें किस तरह से प्रोग्रेस को और बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए हमने संबंधित विभागों को डायरेक्शन दिए। नौगांवा कस्बे में रात्रि में बाजार में दुकानों के ताले टूटने की घटना को लेकर पुलिस की गश्त पर फिर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि 2 महीने के अंतराल में बाजार में कई दुकानों के ताले टूट गए और लाखों रुपए का सामान चोरी हो गया, लेकिन पुलिस चोरी की घटना पर लगाम लगाने में नाकाम नजर आ रही है। कुछ दिन पूर्व जितेंद्र छाबड़ा की दुकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और लाखों रुपए का सामान चोरी कर ले गए। चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखकर सभी व्यापारियों ने नौगांवा कस्बा स्थित सनातन धर्मशाला में भाजपा नेता जय आहूजा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद नौगांवा कस्बे के थाना अधिकारी प्रशिक्षु IPS अमित जैन को 2 महीने के अंतराल में कस्बे में हुई चोरी की घटनाओं के बारे में अवगत कराते हुए कस्बे में बढ़ती चोरी की घटना पर लगाम लगाने के लिए अनुरोध किया। प्रशिक्षु IPS ने सभी व्यापारियों को आश्वासन दिया कि 2 महीने के अंतराल में जिन जिन दुकानों पर चोरी की घटना हुई है उन दुकानदारों से घटना के संबंध में जांच कर चोरों की धरपकड़ की जाएगी। व्यापारियों ने अधिकारी को चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में व्यापारियों द्वारा बाजार बंद किया जाएगा। नौगांवा कस्बे में लगातार होती हुई घटनाएं, चोरी की घटनाओं पर आज व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ में हम लोग नए थानाधिकारी प्रशिक्षु IPS श्री अमित जैन जी से मिले हैं। उन्होंने सबको संतुष्ट किया है कि ये जो जनवरी से अब तक 8-10 घटनाएं चोरी की हुई हैं, इस ट्रेल को भंग करने के लिए और अपराधियों को पकड़ने के लिए वो पूरा प्रयास करेंगे और अभी जो मौका वारदात है वहाँ पे जाके और जितने भी पीड़ित पक्ष है सबसे मिलकर के वो 2-3 घंटे में हमें ये बताएंगे कि आगे का प्लान ऑफ एक्शन पुलिस का क्या होगा और कितने दिन में इसको ब्रेक कर देंगे, कितने दिन का वो आश्वासन देते हैं। अभी काफ़ी सकारात्मक बातचीत हुई है और एक नए सब इंस्पेक्टर है वो इसकी डेडिकेटेडली जांच करने वाले हैं। अब जिस प्रकार का रेस्पॉन्स मिला है, मुझे और बाकी लोगों को कुछ उम्मीद बंदी है कि इसका कोई नतीजा सकारात्मक निकलेगा और ये लगातार हो रही चोरियां रुकेंगी। अवैध खनन या अवैध चलने वाले ओवरलोड डंपरों पे भी सभी प्रतिनिधियों ने बात की है, उस पर भी आश्वासन मिला है कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को और अवैध डंपरों को रोका जाएगा। नौगांवा कस्बे में जनवरी 2023 से लगातार चोरियां हो रही हैं। करीबन ये 10वीं चोरी है। पहले टायरों की दुकान में चोरी हुई, करीबन 15-20 लाख रुपए का माल चोरी उसमें हुआ। किराना की दुकानों में लगातार 8-10 दुकानों पे चोरी हो चुकी है। किसी भी चोरी का कोई समाधान आज तक नहीं निकला है, ना ही पुलिस ने उसको अपनी उसे प्रायोरिटी पे लिया है, ना पुलिस ने उसको कोई गंभीरता सोची है कि हाँ ये चोरियाँ भी पकड़नी है। तो इसलिए नौगांवा कस्बे में काफ़ी रोष है। इन चोरियों का निस्तारण किया जाए। अगर निस्तारण चोरियों का नहीं होगा तो व्यापारी लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठेंगे और बाजार बंद करेंगे। ऊपर अधिकारियों से मिलना पड़ा तो ऊपर अधिकारियों से संपर्क किया जाएगा और इस मामले को कभी ढीला नहीं दिया जाएगा। दूसरा, अवैध खनन, अवैध डंपर यहाँ इतने ओवरलोड चल रहे हैं जो कभी भी कोई हादसा हो सकता है। बिना नंबर प्लेट के चल रहे हैं, कोई नंबर प्लेट नहीं है। अगर नंबर प्लेट है तो उसको ग्रीस से पोता हुआ है,
कोई हादसा हो जाए तो कोई किसी गाड़ी को नहीं पकड़ सकता। और पुलिस थाने के आगे से चलते हैं, शेरपुर रोड से चलते हैं, अवैध डंपरों का उनको रोका जाए। अगर डंपर भी रुकेंगे, उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो उनके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन होगा। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने कहा है कि हम 2 घंटे के बाद आप तहकीकात कर लें, 2 घंटे के बाद हम आपको बताते हैं और उसके बाद में आश्वासन देंगे। 1 दिन का देते हैं, 2 दिन का देते हैं, उसके बाद बाजार सोचेगा, व्यापारी वर्ग सोचेंगे क्या करते हैं। शाहजहांपुर कस्बे के नारेहड़ा जोहड़ स्थित मीणा समाज मोक्ष धाम परिसर में भोलेनाथ की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर शुक्रवार को 151 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। यह कार्यक्रम कस्बा निवासी IRS अनीता मीणा पुत्री लखनलाल मीणा द्वारा आयोजित किया गया। कस्बा स्थित बाबा जोधा भगत जी समाधि स्थल से पूजा अर्चनाएं मंत्रोच्चार के साथ कलश यात्रा शुरू हुई, जो नारेहड़ा जोहड़ स्थित मोक्ष धाम तक बैंड बाजे के साथ पहुंची। कलश यात्रा के दौरान काफी महिलाएं नृत्य करती हुई नजर आई। इस यात्रा का कस्बे में जगह जगह स्वागत किया गया। लक्ष्मणगढ़ के क्षेत्र अंतर्गत मल्लाकाबास मौसम हत्याकांड का मामला दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को ग्राम पंचायत जावली के सर्व समाज के लोगों ने समाज सेवी फकरुद्दीन, मेवात रक्षक दल संरक्षक सद्दाम हुसैन और मौलाना हनीफ खान के नेतृत्व में रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम SDM सुभाष यादव को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को लोग कस्बे के जालूकी रोड स्थित मेयो बोर्डिंग में एकत्रित हुए और जुमे की नमाज के बाद जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए भगत सिंह सर्किल होते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां मौसम हत्याकांड के मामले की उच्च अधिकारियों से जांच करवाने, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी, बच्चों को मुफ्त शिक्षा और 50 लाख रुपए का मुआवजा और हत्या के मामले में शेष आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। मौसम भाई जो मल्लाकाबास वाले हैं, उनकी निर्मम हत्या की गई है, उसको लेकर आज हमारे सारे मल्लाकाबास वासी जो इर्द गिर्द के जो सारे गांव हैं, वो बुजुर्ग लोग, जवान साथी सब आए हैं और हमने हमारी मांग को गांधीवादी तरीके से प्रशासन सामने रखा है। SDM साहब ने हमें तुरंत प्रभाव से ये आश्वासन दिया है, जिस तरह की बात हमने रखी कि मौसम भाई के आश्रित के एक परिवार में से सदस्य को किसी को सरकारी नौकरी दी जाए। दूसरा पॉइंट हमारी ये था उनको 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। तीसरा हमारा ये है कि उनको राजस्थान सरकार बच्चों की पढ़ाई का और शादी का खर्चा उठाए और जो जितने भी मुलजिम हैं उनके मोबाइल को जब्त करके उच्च अधिकारियों से उसकी जांच कराई जाए। ये हमारी कुछ मांगे हैं। इन मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है। हमारे बहुत सारे साथी आए हैं ज्ञापन देने के लिए। अगर प्रशासन ने हमारी इस बात को अच्छे से गौर नहीं किया और ध्यान नहीं दिया तो हम जिले लेवल पर, चाहे हमें भूख हड़ताल पर आंदोलन करना पड़े, हम पूरे कानूनी तौर पर हम हमारी हक की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें किस भी हद तक जाना पड़े। लेकिन प्रशासन से इस प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हमारे मौसम भाई को हक दिलाएं और ऐसी निर्मम हत्या, वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि कानून की धज्जियां उड़ रही हैं खुलेआम। आप देख रहे हो किस तरीके का माहौल एक हो रहा है। एक भाईचारा इससे खत्म होता है। हम नहीं चाहते भाईचारा खत्म हो, भाईचारा कायम रहे। इसको लेकर आज हम उपखंड अधिकारी हमारे सुभाष यादव SDM साहब से मिले हैं। उन्हें हम आश्वासन दिया कि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होगी। क्या मांग है? तो आज सर हमारी टीम मेवात रक्षक दल संरक्षक सद्दाम हुसैन इंजीनियर और साथ में हमारे मेवात रक्षक दल के अध्यक्ष हैं अयूब भाई। तो आज हमारी टीम इसी ज्ञापन को लेकर यहाँ आई है। कल SDM से हमने परमिशन फकरू भाई ने हमारे ले ली थी। तो हमारी जैसे फकरू भाई ने बताया, हमने अपना जो संविधान में दायरे में रहकर ये प्रदर्शन किया है और SDM साहब को ज्ञापन दिया है। तो हमारी इसमें बस यही मांगे जो फकरू भाई ने बताई। पहला जो बच्चों की शिक्षा का खर्चा है उनको सारा राजस्थान सरकार उठाए। दूसरी 50 लाख जो मुआवजे की राशि है जो उदयपुर हत्याकांड में इन्होंने दिए वो भी इस परिवार को दी जाए। और तीसरा किसी घर में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। और जो भी मुजरिम अभी तक इसमें गिरफ्तार नहीं है, 8 लोग बताए जा रहे हैं जिसमें से सिर्फ 2 गिरफ्तार किए हैं। और सर्व समाज हमारे साथ है। हमारे मीणा भाई भी हैं, कहाँ चले गए वो, पटेल साहब भी हैं। सर्व समाज हमारे साथ है। तो बस हमारी यही मांगे हैं, जो ये नफरती लोग, चंद लोग जो भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बस हमारी यही, इन भाईचारे के हिसाब से यही चेतावनी है, आप सुधर जाएं। अगर हमारी मांगे ये नहीं सुनी गई तो हमारा अगला प्रदर्शन जिला कलेक्टर अलवर होगा। तो बस सर हमने यही हमारी मांगे हैं। पुलिस से मेरे कई सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि मारने वाले के आदमी हैं। अगर पुलिस ये कहती है कि सोहन उसका मारने वाला है और वो क्या नाम है उसका, रमेश क्या है वो दिल्ली वाला, नरेश इसमें शामिल नहीं है, तो ये बात भी गले नहीं उतरती। और पुलिस का कहना ये है
कि उसके एक बाजू को काटा पहले, फिर दूसरे बाजू को काटा, फिर एक जांघ को काटा, फिर दूसरी जांघ को काटा, फिर गर्दन को काटा, तो क्या टुकड़े हो गए? 6 टुकड़े हो गए ना। एक आदमी, अकेला आदमी एक आदमी के 6 टुकड़े कर दे, ये बात भी समझ में नहीं आती है जी। और फिर ये बात भी समझ में नहीं आती कि पुलिस ये कहती है कि साहब उसने तंत्र मंत्र से उसके बच्चों को मार दिया। इसी विज्ञान के युग में कौन आदमी इस पर यकीन करेगा कि तंत्र मंत्र से कोई आदमी किसी को मार सकता है? वो सारी चीज़ें वैसे ही फेल हुई पड़ी हैं, तो ये बात भी समझ में नहीं आ रही। तो इसके पीछे कारण क्या है जिस कारण की वजह से इसको मारने की नौबत आई? अच्छा, और अगली चीज़ ये है कि ये जो है उसकी सोहन का मोबाइल कहाँ है, उसकी कॉल डिटेल कहाँ है, उसके मोबाइल पे किस किस के फ़ोन आए हैं उस दिन, और वो नरेश जब दिल्ली से चला है तो दिल्ली से चला तो किस किस से उसने बात की है, कौन कौन से उसने कहाँ कहाँ उसने किसी को टाइम दिया है, वो उसकी कॉल डिटेल कहाँ है, और ये मौसम का मोबाइल कहाँ है और उसकी कॉल डिटेल कहाँ है, ये सारी चीज़ों का जो है ब्यौरा पुलिस को देना चाहिए। और ये जो है हमने जब वहाँ नासिर जुनैद की 3-4 दिन में जो है वो जांच आ गई थी, और आज कितने दिन हो गए आज तक जांच नहीं आई। और वो जो अवशेष हैं, उसके मौसम के जो अवशेष हैं वो हमें मिलने चाहिए ताकि हम उनको सम्मान के साथ दफन करें। भाई जो भी कुछ बचा है उसको तो हम सम्मान के साथ दफन करें, तो वही हमें आज तक नहीं मिला है। तो आखिर कब तक पुलिस उसको अपने पास जमा करके रखेगी? तो ये चीज़ें हमारे जहन में हैं। इन और बाकी और बहुत सारी मांगे आपको दे दी हैं। तिजारा क्षेत्र के इसरोदा गांव में 22वां हनुमान जी महाराज का विशाल जागरण एवं भंडारे का आयोजन किया गया। महंत सूबेदास महाराज के सानिध्य में महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान सभी भक्तों ने अपने परिवार की सुख शांति की मन्नतें मांगी। इस यात्रा को पूर्व सरपंच नरपाल सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलश यात्रा का गांव में जगह जगह ठंडा शरबत पिलाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रसिद्ध भजन गायक नरदेव बेनीवाल पार्टी और संध्या चौधरी मन्नू तंवर द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। करौली जिले के हिंडौन क्षेत्र अंतर्गत रेवई गांव की जाटव बस्ती में हरि कीर्तन दंगल का आयोजन किया गया। इसमें कई जगहों से आई कीर्तन पार्टियों के कलाकारों ने धार्मिक एवं पौराणिक रचनाओं की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। इस कार्यक्रम में किसान मोर्चा के जिला महामंत्री वीर सिंह जाटव ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समय समय पर करवाते रहने चाहिए, इससे आपसी भाईचारा बढ़ता है। इस दौरान उनका माला और साफा पहनाकर ग्रामीणों ने स्वागत किया। ग्रामीण रमेश प्रेम सिंह आदि ने बताया कि हरि कीर्तन पार्टी में अलीपुरा की पार्टी ने गणेश जी के विवाह की कथा का मार्मिक वर्णन किया। बदलेटा की पार्टी ने नर्मदा की कथा रचना के माध्यम से पेश की। वहीं खिरखिर रियान कापुरा की पार्टी ने वीर विक्रमादित्य की कथा और शेखपुरा पार्टी द्वारा राजा दशरथ की कथा सुनाई गई। राजगढ़ कस्बे में किसानों की महत्वाकांक्षी योजनाओं एवं किसानों को महत्वपूर्ण क्वालिटी और नई कृषि तकनीकी के बारे में जानकारी के लिए जयपुर में राजस्थान किसान महोत्सव 2023 का 3 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के किसानों ने इस महासम्मेलन में भाग लिया। नेहरू युवा केंद्र अलवर के यूथ मंडल कुंडला के अध्यक्ष राजेंद्र मीणा ने बताया कि इस महोत्सव में राजस्थान सरकार का लक्ष्य था कि किसानों को बेहतर तकनीकी और विभिन्न न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से बीज, खाद और अधिक पैदावार के लिए इस महोत्सव में विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से समझाया जाए। किसानों को आने वाले समय में रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम करने के लिए आह्वान किया गया। वहीं सरकार की तारबंदी, राजस्थान फसल बीमा, किसानों को मुफ्त बिजली और सौर ऊर्जा जैसी बड़ी योजनाओं का लाभ लेने और उनका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करने का आह्वान किया गया। वहीं महंगाई राहत कैंप शिविर में इनका तुरंत प्रभाव से रजिस्ट्रेशन आदि विषय पर किसानों को समझाया गया। इस महोत्सव में कुंडला, तिलवाड़ा, टोडा, जयसिंहपुरा, खोदरीबा, बलदेवगढ़, गोलकाबास आदि आसपास के गाँव के किसानों ने भाग लिया। विराटनगर मुख्य बस स्टैंड पर उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक निजी बस थानागाजी से जयपुर जा रही थी। तभी अज्ञात युवकों द्वारा निजी बस पर तोड़फोड़ की गई, जिससे बस के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए और सवारियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सवारियों ने बस से उतरकर अपनी जान बचाई। बस चालक एवं कंडक्टर ने घटना की सूचना तुरंत विराटनगर पुलिस को दी।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और बस को विराटनगर थाने लाकर खड़ा कर दिया। निजी बस चालक कालू ने अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। गनीमत यह रही कि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रागपुरा थाना इलाके के पावटा स्थित शिवनगर के पास दो गुटों द्वारा एक दूसरे पर फायरिंग की गई। इस दौरान दोनों गुटों की ओर से करीब 10 से ज्यादा राउंड फायर किए गए हैं। इस घटना में एक युवक के कान के पास गोली लगी है। गंभीर रूप से घायल युवक को जयपुर रेफर किया गया है। फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 जनों की पहचान करते हुए एक गाड़ी जब्त की है। प्रागपुरा थाना प्रभारी सवाई सिंह के अनुसार 2 दिन पहले फतेहपुर गांव निवासी केशर गुजर बागावास पुलिया के पास खड़ा था। इस दौरान खाना खाकर आ रहे एक युवक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं रुका। इस पर केशर और अन्य लोगों ने स्कॉर्पियो कार से उसका पीछा कर ग्रिड के पास उसे रुकवाकर मारपीट कर दी। पीड़ित ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर एक जने को गिरफ्तार किया था। इसको लेकर आरोपी पक्ष राजीनामे का दबाव बना रहा था और दोनों गुटों की ओर से एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी जा रही थी। इसके बाद ग्रीन वाटिका कॉलोनी में दोनों पक्ष कैंपर लेकर पहुंच गए और आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान केशर जान बचाने के लिए पास में बने एक मकान में जाकर छुप गया। फायरिंग में उसके कान के पास गोली लगी है। मकान के गेट, दीवार व कूलर पर गोली लगने के निशान हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बदमाश मौके से भाग खड़े हुए। पुलिस ने घायल को बीडीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे जयपुर रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। खुशहाल महवा के लिए होटल थीम जयपुर में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विधानसभा क्षेत्र महवा से पधारे हुए लोगों से आत्मीय संवाद कर समृद्ध महवा, खुशहाल महवा के लिए विस्तार पूर्वक चर्चा की। महुआ विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता होटल्स इन टोंक रोड पर आयोजित कार्यक्रम आओ बनाएं बेहतर कल, खुशहाल महुआ समृद्ध महुआ में पहुंचे। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। वहीं कार्यक्रम के उपरांत सभी कार्यकर्ताओं को प्रशंसा पत्र देकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। धौलपुर जिले के सरारी खेरा में बनी लाखों रुपए की पानी की टंकी बिना पानी के सूख रही है। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि गर्मी के मौसम में करीब 3 या 4 दिन ही पानी आया है, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी में लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत पानी की ही होती है। सरानी खेरा क्षेत्र में 2 टंकी बनी हुई है, पर अब ये दोनों सूखी पड़ी हुई हैं। ग्रामवासियों का कहना है कि जलदाय विभाग को इस पर गौर करना चाहिए। इस मौके पर धर्मेंद्र, बंटू, साबुद्दीन, उत्तम सिंह, नैना, प्रमोद सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। गर्मी का मौसम पूरा करने का समय हो गया और नल का कोई समय नहीं आने का। आ जाए तो 5-5 दिन नहीं आए पर है तो 10-10 दिन नहीं आए। ये नलों की बहुत समस्या हो रही है गर्मी की वजह से। कर्मचारियों लोगों को देखने के लिए कोई आता नहीं है और परेशान जनता लोग ग्रामीण में परेशान हो रही है पानी के लिए। कर्मचारियों टाइम पे आती नहीं है तो नल कहाँ से आए। कितने गाँव में पानी आता हो जाते? गाँव में कम से कम 30-35 गाँव में पानी। अच्छा, क्या टंकी बनी हुई है? गांव में खेड़ा में पंचायत में 2 टंकी हैं और एक भी चालू नहीं है। समाचारों में वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबर तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब चलते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री बजट घोषणा में नवगठित कठुम्बर नगर पालिका के प्रथम चेयरमैन शेर सिंह मीना, वाइस चेयरमैन मेवा देवी सहित 17 वार्ड पार्षदों को एसडीएम लाखन सिंह गुजर ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। गौरतलब रहे कि ग्राम पंचायत कठुम्बर
परिक्षेत्र को मुख्यमंत्री बजट घोषणा में नगर पालिका घोषित किया गया है। वहीं 9 जून को स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव हृदय कुमार शर्मा ने अधिसूचना जारी करते हुए कठुम्बर सरपंच शेर सिंह मीणा को चेयरमैन, उप सरपंच मेवा देवी को वाइस चेयरमैन और वार्ड पंचों को नगर पालिका वार्ड पार्षद घोषित किया, जिस पर जिला कलेक्टर के आदेशों से शुक्रवार को उपखंड अधिकारी ने सभी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर चेयरमैन शेर सिंह मीणा ने कहा कि कस्बे में पेयजल और रोड लाइट की समुचित व्यवस्था और कठुम्बर कस्बे को सुंदर नगर पालिका बनाना है और वे इसे बनाकर रहेंगे। इस मौके पर विकास अधिकारी शिवराम मीणा, श्याम सुंदर गर्ग, दिनेश लेखी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। खेड़ली के समीपवर्ती ग्राम पंचायत समूची एवं सहाड़ी में महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ कठुम्बर विधायक बाबूलाल बैरवा ने किया। इस मौके पर अनुसूचित जनजाति वित्त विकास आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा सहित उपखंड स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। विधायक बाबूलाल बैरवा ने लोगों से अधिक महंगाई राहत शिविर में पंजीकरण कराकर राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने का आह्वान किया। इस मौके पर विधायक ने लोगों की जन समस्याएं भी सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों से शीघ्र इन समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। राज्य सरकार द्वारा खेड़ली को उप तहसील का दर्जा देते हुए यहां उप तहसील कार्यालय की घोषणा कर कार्यालय की स्थापना की गई थी, जबकि 4 साल बीत जाने के बाद भी शिक्षा विभाग के एक बंद पड़े स्कूल में चल रहा है। राज्य सरकार द्वारा 2022-23 में भवन निर्माण का बजट स्वीकृत होने के बाद राजस्व बोर्ड को राशि आवंटन नहीं होने से भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है। करीब 2 साल के इंतजार के बाद उप तहसील कार्यालय कस्बे के एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 के भवन में शुरू किया गया। बंद पड़े स्कूल के 3 हॉल को नगर पालिका द्वारा रंगाई पुताई कर तैयार कराया गया, जिसके बाद उप तहसील कार्यालय को शुरू किया गया। इस बंद पड़े स्कूल में उप तहसील सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय, सहायक अभियोजन अधिकारी कार्यालय, इंदिरा रसोई संचालित है। कस्बे के एक दानदाता द्वारा उप तहसील कार्यालय हेतु करीब 1500 मीटर जमीन उपलब्ध करा दी गई, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा 10 मार्च 2022 में भवन निर्माण के लिए 2,82,75,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की गई, लेकिन सरकार द्वारा इतनी वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गई और न ही राजस्व बोर्ड को बजट उपलब्ध कराया गया, जिसके कारण उप तहसील कार्यालय भवन का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। अब शिक्षा विभाग द्वारा इस भवन में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया है, जिसके चलते उप तहसील सहायक अभियोजन अधिकारी कार्यालय, सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय, इंदिरा रसोई को अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जाना है। इसके बाद उप तहसील कार्यालय के लिए कर्मचारियों द्वारा अस्थायी भवन की तलाश शुरू कर दी गई है। राजकीय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम का जो खेड़ली में विद्यालय जनवरी 2023 में खोला गया था, उस समय सरकार की जो दिशा निर्देश थे वो ये थे कि राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं उनका एडमिशन प्रवेश दे दिया जाए। तो पिछले सत्र में हमारे यहाँ मात्र 18 एडमिशन्स हुए थे। इस बार एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं। एडमिशन की प्रक्रिया चालू है। अब तक लगभग हमारे 100 एडमिशन्स हो चुके हैं। 1 से 6 तक कक्षाएं संचालित होंगी। 1 से 5 की कक्षाओं में प्रत्येक कक्षा में 30 विद्यार्थी प्रवेश लेंगे और 6ठी कक्षा में 35 विद्यार्थी प्रवेश लेंगे। इसके बाद हर वर्ष क्लास अभी जो ये भवन है, जो विद्यालय भवन है, उसमें उप तहसील कार्यालय अन्य कार्यालय संचालित है, उसको लेकर क्या व्यवस्था की जा रही है? इनको पूर्व में ये विद्यालय 2015 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 ये मर्ज कर दिया गया था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ली में। तब से ये संचालित उस समय हो रहा था, ये भवन खाली पड़ा था। उसी समय पिछले 2 वर्ष के अंतराल में यहाँ तहसील खुली, इंदिरा रसोई खुली, आपकी कृषि कार्यालय खुला, अभियोजन कार्यालय खुला। इसके लिए कलेक्टर साहब की अनुमति से और उनके द्वारा उनकी जो आदेश हैं उनकी पालना में इनको ये भवन अस्थायी तौर पर दे दिया गया था। अब चूंकि शिक्षा विभाग को आवश्यकता है, जनवरी में ही इनको मेरे द्वारा लेटर दे दिया गया और उच्चाधिकारियों को सूचित कर दिया गया है कि ये भवन खाली कराया जाए, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जुलाई से नया सत्र शुरू हो जाएगा। बच्चों का अध्ययन और कमरों की व्यवस्था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नहीं है। उच्चाधिकारियों को इस बारे में अवगत करा दिया गया है।
स्थायी भवन के लिए हमने ज़मीन दान में प्राप्त हो चुकी है। उसके लिए सरकार द्वारा 282 की सेंसन भी निकाल दी है और वित्तीय स्वीकृति जारी हुई या नहीं हुई है ये तो हमें जानकारी नहीं है। और यदि अब अस्थायी भवन में हमारा उत्तरशील कार्य चल रहा है जो महात्मा गांधी के लिए आवंटन होना बताया गया है। अगर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश प्राप्त होते हैं कि अन्य भवन में व्यवस्था करें तो हम उसके लिए तैयार हैं, उसके तो कर लें। शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में आपको कोई नोटिस वगैरह मिला है क्या? हाँ, शिक्षा विभाग प्रिंसिपल जी उच्च माध्यमिक विद्यालय के द्वारा एक लेटर दिया गया जिसमें ये बताया गया कि आप यहाँ पर महात्मा गांधी संचालित किया जाएगा, उसकी हम अग्रिम कार्रवाई को 14 तारीख को प्रेषित कर दें। इसमें अभी 1 जुलाई से स्कूल प्रारंभ होने जा रहे हैं तो उस समय आपको उप तहसील के लिए परेशानी होगी, उसको लेकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है आपने? जिला कार्यालय से फोन आया था, उन्होंने भी कहा था कि वैकल्पिक व्यवस्था देख रहे हैं तो सरकारी भवन की व्यवस्था हो नहीं पाई वैकल्पिक तौर पर, लेकिन कोई निजी भवन की व्यवस्था हो जाए। बहरोड के मुख्य चौराहे पर 2 होटल संचालकों में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। दोनों होटल संचालक आपस में भाई हैं। जानकारी के अनुसार होटल संचालकों में एक मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर आपस में कहासुनी होने के बाद एक होटल संचालक ने दूसरे होटल संचालक पर लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें दूसरे होटल संचालक के 3 व्यक्ति घायल हो गए। इस दौरान यहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराकर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। बहरोड थाना अधिकारी ने बताया कि ये मामला उनकी जानकारी में नहीं है। वहीं हेड कांस्टेबल जनार्दन ने बताया कि घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले में प्रदीप पुत्र कारण सिंह ने रिपोर्ट पेश की है, जिसके बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। खैरतल किशनगढ़ के पत्रकारों ने शनिवार को पत्रकार दौलत भारती के नेतृत्व में विधायक एवं उपाध्यक्ष राजस्थान किसान आयोग दीपचंद खैरिया को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ज्ञापन में खैरतल जिला मुख्यालय पर पत्रकार कार्यालय उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई। पत्रकारों द्वारा ज्ञापन में बताया गया कि खैरतल कस्बे को नया जिला बनाया गया है, इसके लिए क्षेत्र की जनता में हर्ष का माहौल है। वहीं खैरतल को जिला बनाए जाने पर सभी कार्यालय जिला मुख्यालय पर खोले जा रहे हैं। पत्रकारों ने मांग करते हुए कहा कि उनके हितों को देखते हुए खैरतल में एक कार्यालय उपलब्ध कराया जाए। इस मौके पर सूरज कछवाहा, मनोज परमार, मनीष मिश्रा, दिनेश मखीजा, चंदू आचार्य, विजय सिंह, शकील अहमद सहित अनेक पत्रकार मौजूद रहे। श्री एकलिंग महादेव की अनुकंपा से श्री संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा 12 जुलाई से 18 जुलाई तक शिव महापुराण कथा का आयोजन जेल चौराहे के समीप विजयनगर मैदान में किया जाएगा, जिसके तहत शनिवार को सुबह 6:15 बजे भूमि पूजन किया गया। समिति अध्यक्ष प्रमोद कुमार विजय ने बताया कि 12 जुलाई से जेल चौराहा स्थित विजयनगर मैदान में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह कथा व्यास प्रदीप मिश्रा द्वारा सुनाई जाएगी। वहीं 11 जुलाई को विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह कलश यात्रा मन्निका बड़ स्थित श्री एकलिंग शिव मंदिर से शुरू होकर कथा स्थल पहुंचकर संपन्न होगी, जहां 12 जुलाई से शिव कथा का आयोजन किया जाएगा। आज का दिन हम अलवर वासियों के लिए बड़े हर्ष का दिन है। आपको ये सब नजर आ रहा होगा, लोगों में जोश और उल्लास। उसका कारण है कि महाराजा भर्तृ हरि उज्जैन के राजा थे, लेकिन उन्होंने तपस्या में अलवर की धरती को चुना। उन सबके पुण्य, ऋषि मुनियों के पुण्य, हमारे पूर्वजों के पुण्य, अलवर वासियों के पुण्य उदय हुए हैं और उन पुण्यों की वजह से 11 जुलाई से 18 जुलाई ये 8 दिवसीय ये महोत्सव श्री शिव महापुराण कथा में परिवर्तित होने जा रहा है। उसकी भूमि पूजन का आज शनिवार 14, जो कि हमारे पूर्वज कहते आए हैं कि चौथ, नौमी, 14 अगर शनिवार हो तो किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज समिति के द्वारा, सभी भक्तों के द्वारा आज विजयनगर ग्राउंड
जो जेल चौराहे के पास है उसका विधिवत हमारे पंडित जी सतीश शर्मा जी के द्वारा करवाया गया और सभी भक्तों द्वारा ये भूमि पूजन किया गया। मैं इस अवसर पर सभी भक्तों को, सभी अलवर वासियों को मन से, हृदय से बधाई देता हूं कि आज उन सब की वजह से अलवर की धरा पर यह पुण्य काम, यह पुनीत काम होने जा रहा है। इसके पश्चात एकलिंग महादेव मंदिर मन्नी के पर जिन महिलाओं ने कलश यात्रा में सम्मिलित होने का संकल्प लिया, वो सभी महिलाएं अपने कूपन लेकर के और मंदिर पहुंचेंगी और अपना कूपन दे करके साड़ी और श्री शिवाय नमस्तुम का जो दुपट्टा है वो समिति के द्वारा दिया जाएगा। ऐसी मेरी आपके चैनल से निवेदन है कि सब धैर्य बना करके शांतिपूर्वक इस महायज्ञ में सबको एक एक आहुति देनी है। मेरा सबसे यही निवेदन है। रामगढ़ ब्लॉक के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत 10वीं और 12वीं में 80% से अधिक अंक लाने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान समारोह 21 जून को आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक रामगढ़ कस्बे के संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच द्वारा आयोजित किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष ईश भारद्वाज ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि अभी तक सभी विद्यालय अपने अपने विद्यालय स्तर पर प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करते आए हैं, या कुछ जातियों के समाज भी केवल अपनी अपनी जाति के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित करते चले आए हैं। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच द्वारा ब्लॉक स्तर पर 10वीं और 12वीं में 80% से अधिक अंक लाने वाले सभी बच्चों का सामूहिक रूप से सम्मान कस्बे के संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में 21 जून को आयोजित कर रहे हैं। यह आयोजन गैर राजनीतिक है, यह केवल प्रतिभावान बच्चों का सम्मान समारोह है। इसमें किसी भी पार्टी अथवा दल के नेता को आमंत्रित नहीं किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान ईश भारद्वाज के साथ मंच जिला अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा और प्रदेश मंत्री नथुराम मौजूद रहे। ईश भारद्वाज, प्रदेश उपाध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच राजस्थान। हम दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच राजस्थान के तत्वाधान में रामगढ़ में संस्कार वैली स्कूल में एक प्रतिभा सम्मान समारोह प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं 21 जून को योगा दिवस के दिन सुबह 7:30 बजे। इसके अंदर रामगढ़ ब्लॉक में जितने भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल में जिन भी बच्चों ने अभी जो रिजल्ट आए हैं उनमें 10वीं और 12वीं क्लास में सब सब्जेक्ट के अंदर 80% से ऊपर जो भी मार्क्स प्राप्त किए, हम उन सब बच्चों को सम्मानित करेंगे। इस आयोजन में हमने सामाजिक रूप से जुड़े लोगों को, समाज के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को, शिक्षा जगत से जिन्होंने शिक्षा जगत में सेवाएं दी हैं उन लोगों को हम यहाँ बुला के सम्मानित करेंगे। और जितने भी स्कूल के प्रिंसिपल हैं या प्राइवेट स्कूलों के संचालक हैं उन सबको हमने उनके बच्चों के साथ और बच्चों के अभिभावकों के साथ इस प्रोग्राम में इन्वाइट किया है। और ये किसी एक समाज का, किसी राजनीतिक पार्टी का इस तरह का प्रोग्राम नहीं है, ये एक सामाजिक प्रोग्राम है और एकदम से शुद्ध सामाजिक प्रोग्राम है। तो हमारा आपके इस मीडिया के माध्यम से सभी रामगढ़ ब्लॉक के प्राइवेट स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल के, सामाजिक संगठनों के लोगों से अनुरोध है इस प्रोग्राम में 21 जून को योगा दिवस के दिन सुबह 7:30 बजे समय पर पहुंचकर इस प्रोग्राम को सफल बनाएं और अपने बच्चों के साथ सारे अभिभावक और स्कूल के संचालक सभी लोग यहाँ पर समय पर उपस्थित हों, जिससे हम इस प्रोग्राम को सफल कर सकें और सभी बच्चों का जिन भी प्रतिभाओं ने इतने अच्छे मार्क प्राप्त किए, रामगढ़ का नाम रोशन किया है, उनको हम यहाँ पे सम्मानित कर सकें। रामगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं उनको भी दिया जाए? सबको हमने इन्वाइट किया है। रामगढ़ में करीबन 60 स्कूल हैं प्राइवेट और इतने ही सरकारी स्कूल हैं, हमने सभी को यहाँ पे बुलाया है। हमारी तरफ से सबको हमने जितना भी हम मैसेज दे सकते थे। इस कार्यक्रम का करने का क्या उद्देश्य है? इस कार्यक्रम का करने का उद्देश्य सामाजिक है, कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे समाज विशेष के प्रोग्राम होते रहे। प्रतिभा सम्मान समारोह, कोई भी ऐसा प्रतिभा सम्मान समारोह अभी तक मैं समझता हूँ रामगढ़ में नहीं हुआ जो सभी समाजों के, सभी प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों के लिए होता है। तो प्राइवेट स्कूलों का होता है या गवर्नमेंट स्कूलों का कलेक्टर वगैरह उन लोगों को सम्मानित करते हैं। बाकी इस तरह का प्रोग्राम रामगढ़ में नहीं हुआ जिसमें हम सरकारी और प्राइवेट स्कूल के सभी समाजों के बच्चों को इसमें बुला के सम्मानित कर सकते हैं।
तो इस प्रोग्राम में कोई राजनेता भी बुलाया जाएगा? हमने किसी भी राजनेता को नहीं बुलाया इस प्रोग्राम में, न बीजेपी न कांग्रेस। सामाजिक रूप से जिन्होंने शिक्षा जगत में अपनी सेवाएं दी या प्रेजेंट में शिक्षा जगत में स्कूलों के संचालक अभी क्षेत्र में शिक्षाएं दे रहे हैं, इतने अच्छे रिजल्ट दिए उन्होंने। सरकारी स्कूलों के जो प्रिंसिपल हैं, जिनके स्कूलों में बच्चों ने अच्छे रिजल्ट दिए, और सामाजिक रूप से जो जुड़े लोग हैं रामगढ़ के, हमने उन्हीं लोगों को बुलाया। गोविंदगढ़ पुलिस ने रूपारेल नदी में मालपुर और नसवारी गांव के बीच 2000 लीटर वास को नष्ट किया है। रूपारेल नदी में अवैध रूप से देशी अवैध हथकढ़ शराब बनाई जा रही थी, जिस पर पुलिस की ओर से यह कार्रवाई की गई। गोविंदगढ़ क्षेत्र में दर्जनों गांवों में अवैध हथकढ़ शराब का उत्पादन किया जाता है, जिसे गोविंदगढ़ के सभी आसपास के बड़े कस्बों में सप्लाई के लिए भेजा जाता है। आबकारी सूचना अधिकारी गजादर की सूचना पर गोविंदगढ़ पुलिस को मालपुर और नसवारी गांव के बीच रूपारेल नदी में अवैध शराब बनाने की भट्टियों के बारे में जानकारी लगी थी, जिसके बाद गोविंदगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 शराब की भट्टियों में से 2000 लीटर वास को नष्ट किया। एएसआई मनोज यादव ने बताया कि कई दिनों से पुलिस शराब बनाने की भट्टियों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई थी। इस दौरान उन्हें नसवारी और मालपुर के बीच में भट्टियों के बारे में जानकारी मिली थी। गोविंदगढ़ पुलिस पूरे जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और भट्टियों को नष्ट करवाया। कार्रवाई के दौरान थाना अधिकारी ताराचंद शर्मा, उप निरीक्षक मनोज यादव, गजादर, देवेंद्र कुमार, गजेंद्र गुजर आदि मौजूद रहे। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के कुंडला क्षेत्र में जिला परिषद मद से 2 शीशी ब्लॉक सड़कों का मुख्य अतिथि जिला प्रमुख रमादेवी चोपड़ा, विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक फूलचंद भिंडा ने लोकार्पण किया। इस दौरान जिला प्रमुख रमादेवी चोपड़ा ने कहा कि विराटनगर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में जिला परिषद मद से विकास कार्य करवाए जाएंगे और प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाने का आह्वान किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक फूलचंद भिंडा, भाजपा बाणगंगा मंडल अध्यक्ष सीताराम सैनी, जिला परिषद सदस्य श्रीमती कृष्णा देवी फागण, राजेश मीणा, शर्मिला, कालूराम सैनी, सुभाष सैनी सहित पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जयपुर जिला प्रमुख रमादेवी चोपड़ा, पूर्व विधायक फूलचंद भिंडा ने विराटनगर में कर्मठ भाजपा कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ टिफिन बैठक में सहभागिता की। इस दौरान बैठक में विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्षों संगठन के महत्वपूर्ण मुद्दों सहित अनेक विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान भाजपा बाणगंगा मंडल अध्यक्ष सीताराम सैनी, जिला परिषद सदस्य कृष्णा देवी, मेड ग्राम सहकारी समिति अध्यक्ष शिवदान फागड़ा उपस्थित रहे। घड़ी सवाईराम के ग्राम परबैणी स्थित कैरवाले बाबा के स्थान पर पूज्य संत जयराम दास महाराज ने के सानिध्य में चल रही राम कथा के आखिरी दिन भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, जिसमें महिलाओं ने बधाई गीत गाते हुए नैनाभिराम झांकी पर पुष्प वर्षा की और जमकर उस अलौकिक झांकी के समक्ष भजनों पर नाचते गाते खुशी का इजहार किया। इस मौके पर संपूर्ण परबैणी ग्राम श्री राम के जयकारों से गुंजायमान हो रहा था। कथावाचक रसराज महाराज श्रीधाम वृंदावन वालों ने अपनी रसीली वाणी से कथा में हनुमान जी की लंका में दूत बनकर जाना, विभीषण का भगवान की शरण में जाकर रावण की नाभि में अमृत कुंड होने का रहस्य बताना तथा श्री राम द्वारा रावण सहित परिवार का संहार कर अयोध्या वापस लौटने पर अयोध्या वासियों द्वारा राम का राज्याभिषेक करने की कथा का मार्मिक वर्णन कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। इस मौके पर सरस डेयरी के पूर्व चेयरमैन बन्नाराम मीणा सहित समस्त ग्रामवासियों ने भगवान की आरती उतारी और प्रसाद वितरित किया। इस दौरान जगदीश जांगीड़, अमरनाथ शर्मा, एसएचओ बनवारी लाल मीणा, पूर्व सरपंच कुंदन लाल मीणा, राम अवतार जांगीड़, केवल मीणा सहित काफी संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। रामगढ़ थाना क्षेत्र के बादोली गांव में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर 5 लीटर अवैध हथकढ़ शराब सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल सिंह हथकढ़ शराब बेचने का कार्य करता था। पुलिस को देखकर आरोपी फरार हो जाता था। आखिरकार वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने 5 लीटर अवैध हथकढ़ शराब के आरोप में उसे एक्साइज एक्ट में गिरफ्तार किया और शनिवार को ACGM कोर्ट रामगढ़ आरोपी को पेश किया गया। कल दिनांक 16/6/2023 को उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान राहुल सिंह हाल निवासी बांदोली को 5 लीटर अवैध हथकढ़ शराब सहित पकड़कर उसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है तथा आज दिनांक 17/6/23 को मुलजिम को कोर्ट में। शहर में ब्रांडेड शराब के पौवे बोतलों में पानी मिलाकर बेचने एवं रात्रि 8 बजे बाद महंगे दामों पर शराब बेचने के मामले में 3 जनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
आबकारी विभाग के डीएसपी कुलभूषण मिश्रा ने बताया कि शहर में मुखबिर तैनात किए गए हैं, जिसमें यह जानकारी सामने आई कि अशोका टॉकीज के पास अंडा वगैरह बेचने की ठेलियों अवैध रूप से शराब का बेचान किया जाता है। ये 8 बजे बाद शराब का बेचान करते हैं। इस पर जब अंडा की रेहड़ी वाले को पकड़ा तो उसके पास से बोतल और पवे के ढक्कन अलग अलग ब्रांड के मिले, जिससे ये बात सामने आई कि ये ब्रांडेड शराब में पानी मिलाकर पैकिंग करते हैं और 8 बजे बाद महंगे दामों पर बेचते हैं। पूछताछ के बाद राजू कबाड़ी के यहाँ कार्रवाई की गई, जहाँ काफ़ी संख्या में शराब के ढक्कन मिले हैं। ये लोग शातिर तरीके से लोगों के ढक्कन को हटा लेते थे, दूसरे ढक्कन उसमें लगा देते थे। ब्रांडेड शराब खासतौर से एमसीडी सहित दूसरी ब्रांड की शराब निकाल देते और उसमें पानी मिलाकर उसका बेचान करते थे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में इससे पूछताछ की जा रही है। नकली शराब और रात्रि 8 बजे के बाद शराब बेचान करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। हमने कल जो परसों एक मुखबिर लगा रखा था, तो इसकी जो सूचना थी उसके ऊपर कल अर्ली मॉर्निंग हमने 2 कार्रवाइयाँ की। एक कार्रवाई में हमने एक दुकान पे जो कि मतलब सिंपल है, जैसे अंडा वगैरह बनाना, सलाद वगैरह बेचना, उसकी दुकान पे हमने जब दबिश दी तो उसके हमें आरएमएल के पौवों के साथ में एमसीडी के और वो भी पौवे मिले। तो वो क्या करता है, उनका ढक्कन जो है वो बोतल का इजेक्ट करता है और दूसरे फिर उसमें मिलावट करके जैसे आरएमएल डाल दिया या फिर जो है पानी मिला दिया, फिर उस हिसाब से वो वापस उसको पैक करके अपने ग्राहकों को सर्व करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हायर ब्रांड का मतलब आरएमएल से हायर ब्रांड की तरफ वो करके उसका प्राइस का डिफरेंस जो है वो अपने कमाना चाहता है। एक और दूसरी कार्रवाई में हमें जब गए तो एक राजू कबाड़ी करके है, तो वहाँ पे गए तो उसके घर पे जो उसका जो कचरा भरा था वहाँ पे हमें बोटल्स मिली जो बारदाना होता है। 2 तरीके के हमें ढक्कन मिले, मतलब अलग अलग तरीके के मिले, लेकिन एक में जो है वो होलोग्राम उसके उतारे हुए ढक्कन थे, इसका मतलब वो राइट हैं, और दूसरे जो है वो फेक ढक्कन जिसमें हम उसके कलर से या फिर उसके जो नंबरिंग सिस्टम है, जैसे नंबर 1 लिखा रहता है तो उसका डिफरेंट स्टाइल था लिखने का, उसका डिफरेंट स्टाइल था। तो प्रथम दृष्टया हमें फेक लगी। हमने आगे भी पूछताछ की तो हमें जो है वो एक तरह से फेक ही बताए गए हैं। उसका आगे जब FSL वगैरह में आएगा तो कंफर्मेशन आएगा। उनका काम क्या था कि वो आरएमएल के पौवों को जैसे ये एमसीडी और रॉयल स्टैग है उनमें भरते थे और उनमें जो रेट डिफरेंस है, जैसे मान लो आरएमएल का अगर मान लो अगर बोले तो 60 रुपये में अगर आ रहा है तो वो मान लो अगर 120, 130, 150, तो इस तरीके से वो जो है उसका प्राइस डिफरेंशियल कमाते थे। तो इसके हमने यहाँ पे टोटल 3 गिरफ्तारियाँ हुई हैं। उसमें आगे भी हमें लीड मिली है, लेकिन आगे लीड जब हमने आगे पूछताछ करी तो वो 2 आदमी जो हैं वो एक को महेंद्रगढ़ जाना बताया गया और एक जगह जो हमने दबिश दी तो वहाँ से वो फरार हो चुके थे। इन दोनों की कार्रवाइयाँ हम आगे भी करेंगे। ऐसी किसी भी अंग्रेजी या नकली शराब के बारे में हम जो भी देख रहे हैं, अलवर में कोई ऐसी सूचनाएँ हो तो हमसे साझा करें। इस समस्या से निजात पाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पुलिस अब 9 पार्किंग में खड़े वाहनों का शर्तिया इलाज करेगी। इसके लिए पुलिस विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गौरतलब है कि अलवर शहर में खुलेआम यातायात नियमों की अवहेलना की जाती है। वाहन मालिक मनचाहे जहां वाहनों को पार्क कर देते हैं, जिसके कारण ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती है और लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अलवर शहर के तंग और सकड़े बाजारों में 9 पार्किंग जोन में वाहनों को निकालने के लिए अलवर पुलिस ने एक नई मिनी क्रेन मंगवाई है, जिसके माध्यम से जल्द ही अलवर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाएगा और 9 पार्किंग में खड़े हुए वाहनों को क्रेन की मदद से टो किया जाएगा। पुलिस विभाग की ओर से जल्द ही इस पहल की शुरुआत की जाएगी। अलवर जिला एसपी आनंद शर्मा का कहना है कि शहर में जाम की व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। जल्द ही UIT की ओर से पुलिस विभाग को एक क्रेन मिलेगी, जिससे 9 पार्किंग में खड़े हुए वाहन और हाईवे के साइड में खड़े हुए वाहनों के खिलाफ पुलिस की ओर से प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। शहर के करीब 20 ऐसे स्थानों को चुना था जहाँ पर 9 पार्किंग है और वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। पुलिस की ओर से अभी 9 पार्किंग में खड़े हुए वाहनों का चालान काटकर और वाहन में लॉक लगाकर मालिक के आने का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन क्रेन आने के बाद 9 पार्किंग में खड़े वाहनों को टो किया जाएगा, जिससे शहर में लगने वाले जामों से लोगों को छुटकारा मिलेगा। जो ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग थी उसमें तय हुआ था कि जो क्रेन UIT ने पुलिस को उपलब्ध कराई थी 9 पार्किंग जोन से वाहन उठाने के लिए, वो बड़ी क्रेन थी और उससे ये काम सुचारू रूप से होना संभव नहीं था। अतः UIT ने एक छोटी क्रेन इसके लिए प्रोक्योर की है, जो हमें शीघ्र मिल जाएगी और उसके बाद
जो नो पार्किंग में और जो हाईवे के साइड में वाहन खड़े कर जाते हैं उनके खिलाफ पुलिस और प्रभावी कार्रवाई कर सकेगी। वैसे भी जो जिला कलेक्टर ने 20 ऐसे स्थान नोटिफाई किए थे जो नो पार्किंग है, तो वो भी जो एनफोर्समेंट है, जब अभी तो हम चालान बनाते हैं उसमें एक लॉक लगा के वाहन में, तो कई बार पुलिस को वाहन स्वामी के आने का वेट करना पड़ता है, पर जब वो क्रेन आ जाएगी तो उनको टो कर सकेंगे, तो उस वाहन की वजह से जो जाम लग रहा है उससे भी निजात मिलेगी और उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी। हल्दीघाटी चेतना रथ यात्रा शुक्रवार देर शाम अलवर पहुंची। रथ यात्रा का शहरवासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल द्वारा इस यात्रा को दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। उसके बाद यह यात्रा वृंदावन होते हुए अलवर पहुंची। इस यात्रा का समापन हल्दीघाटी पहुंचकर किया जाएगा। यात्रा कार्यक्रम से जुड़े निर्मल सूरा ने बताया कि उनके द्वारा एक भव्य रथ तैयार कर इस यात्रा का शुभारंभ किया गया है। दिल्ली एनसीआर में यह रथ सीएनजी गैस से और हल्दीघाटी तक अगर सीएनजी नहीं मिली तो पेट्रोल से पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि उनका जीवन महाराणा प्रताप के प्रति समर्पित है। वे हमेशा महाराणा प्रताप की जीवनी सुनते रहते हैं और जिस तरह उन्होंने मुगलों के सामने हार नहीं मानी थी और अपना बलिदान दे दिया था, वे भी इस प्रकार हिंदुत्व की रक्षा के लिए हर प्रयास करेंगे। महाराणा प्रताप जयंती से पूर्व ही मैं महाराणा प्रताप की जीवनी से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। अगर रात्रि में मुझे शायद ही कोई रात विश्राम का टाइम ऐसा होता होगा कि मैं महाराणा प्रताप की जीवनी को नहीं देखता हूँ, और महाराणा प्रताप की जीवनी देखते देखते मुझे नींद आ जाती है और ये चलता रहता है मेरा यूट्यूब पे जो, तो वो इसके पीछे भाव थे। और जैसे ही मुझे आदरणीय गुरुजी जो रामकृष्ण गोस्वामी जी हैं, वो चरित्र निर्माण के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब ये रथ यात्रा की तैयारी हो रही थी तो रथ था नहीं। तब मैंने पूछा, महाराज जी, गुरुजी ये रथ, बोला तू बना ले। तो मैंने, चूँकि दिल्ली में एनसीआर में केवल सीएनजी अलाउ है, लेकिन हल्दीघाटी तक हर जगह सीएनजी उपलब्ध नहीं होती, तो फिर मैंने डीजल वाले की व्यवस्था की। दिल्ली एनसीआर में वहाँ पर नहीं चल पाएगा, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी ही तैयार करी। ये सुबह 10 बजे से लेकर रात को 12:30 बज गए। माइक सिस्टम सही थी। महाराणा प्रताप की यात्रा के लिए मैंने हल्दीघाटी के तक पहुँचने की इसलिए तैयारी की कि महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा थे जो मातृभूमि के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए उन्होंने कभी भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। उनके पिता उदय सिंह राठौड़, उनके पुत्र अमर सिंह, पूरे परिवार ने बलिदान किया मातृभूमि के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, कभी भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। ये होता है स्वाभिमान जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। मुझे अफसोस होता है कि हमारे युवा आज अपने पूर्वजों को भूल चुके हैं। अपने पूर्वजों के आन बान और शान को, उनके स्वाभिमान को जगाने के लिए मैं इस रथ यात्रा के लिए चल पड़ा हूँ। और हल्दीघाटी नहीं, ये अभी कई विधानसभाओं में भी घूमेगा, लोगों में जन जागरण करेगा। इसके रूप अलग अलग बदलेंगे। हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, सनातन धर्म के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए ये रथ अपने रूप बदलता रहेगा और हर जगह चलता रहेगा। क्योंकि आज हमारे देश का युवा सोया हुआ है, देश का नागरिक सोया हुआ है। एकमात्र प्रधानमंत्री की बात करते हैं, हर देश का नागरिक, हर देश का युवा, हर राजस्थान का बच्चा महाराणा प्रताप की नीतियों पर चले। आज ये रैली दिल्ली से अर्जुन मेघवाल जी ने हरी झंडी दिखाई और वहाँ से चल करके वृंदावन गई। वृंदावन से हमारे बिहारी जी हमारे साथ आए हैं, उनके सानिध्य में यहाँ अलवर पहुँची। इससे पूर्व बहज में, नगर में और डीग में भव्य स्वागत किया गया और आज यहाँ पर अलवर में जोरदार स्वागत कार्यक्रम किया गया हनुमान सर्किल से लेकर यहाँ तक। अब ये यात्रा जयपुर के लिए प्रस्थान करेगी और जयपुर से अगला कार्यक्रम कहाँ पर जो स्टॉपेज होगा वहाँ से होती हल्दीघाटी में एक मैसेज देना चाहेगी। क्योंकि मैं पूर्व में भी हल्दीघाटी जाके आया हूँ, वहाँ की माटी लेके आया हूँ। उस माटी में जाते ही जो जोश और जो जुनून और त्याग का भाव पैदा होता है वो तो हल्दीघाटी की भूमि पर जाने पर ही महसूस होता है। जय हिंद, जय भारत। निर्मल सूरा, प्रदेश अध्यक्ष हिंदू वाहिनी संगठन, प्रांतीय संयोजक ब्रज भूमि कल्याण परिषद एवं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय उड़ महासभा। जय जय श्री राम। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री टीकाराम जूली ने शनिवार को वार्ड नंबर 30 की संजय कॉलोनी में करीब 1 करोड़ की लागत से बनने वाली सीसी एवं इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन किया। वहीं वार्ड में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या के समाधान के लिए एक बोरिंग का भी उद्घाटन किया गया। इस दौरान शहर के कांग्रेस प्रत्याशी रही श्वेता सैनी, वार्ड पार्षद नरेंद्र मीणा सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता और वार्डवासी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ने कहा कि वार्ड में लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई थी। समस्या को देखते हुए
वार्ड में एक बोरिंग कर समस्या का समाधान किया जाएगा। इस दौरान पार्षद नरेंद्र मीना ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के अथक प्रयासों से नगर परिषद द्वारा विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए के फंड जारी किए जा रहे हैं, जिसके चलते वार्डों में विकास कार्यों को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। उनके द्वारा भी वार्ड में बड़े बड़े विकास कार्य भी किए हैं। इसके बाद वार्ड वासियों ने कैबिनेट मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और पार्षद नरेंद्र मीना का आभार जताया और साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस बीच वार्ड वासियों द्वारा मिठाई वितरित कर खुशी जाहिर की गई। आज वार्ड नंबर 30 के अंदर नगर परिषद के द्वारा लगभग 1 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास हुआ है, जिसके अंदर सीसी रोड और इंटरलॉकिंग और ट्यूबवेल यहाँ पे बनेंगे, जिससे कि पूरे मोहल्ले वासियों को अच्छी सुविधाएं मिल पाएंगी और पानी की विशेष समस्या है शहर के अंदर, उससे भी इस वार्ड के लोगों को फायदा होगा। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।